नमस्कार दोस्तों। अपना शरबत बेचने के लिए व्यापारी और धंधेबाज लाला रामदेव ने 118 साल पुराने शरबत के खिलाफ नफरती और जहरीले दुष्प्रचार का जो सिलसिला शुरू किया था, उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने रामदेव की जहरीली जुबान पर न सिर्फ रोक लगाई है, बल्कि यह कहकर रामदेव के मुंह पर तमाचा जड़ा है कि शरबत जिहाद जैसा बयान कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोरने वाला है। हाईकोर्ट में रूह अफजा बनाने वाली कंपनी हमदर्द की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि रामदेव का यह बयान किसी भी सूरत में माफी के लायक नहीं है, इनडिफेंसेबल है। हाईकोर्ट के जस्टिस अमित बंसल के शब्दों में कहें तो इट शॉक्स द कॉन्सेंस ऑफ द कोर्ट। हाईकोर्ट ने रामदेव को फटकार लगाते हुए कहा है कि 5 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करके कोर्ट को बताएं कि अब रामदेव न तो रूह अफजा के खिलाफ ऐसे बयान देंगे, न ही इस तरह का कोई विज्ञापन देंगे। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने रामदेव को अपने बयान के सभी वीडियो मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के सख्त निर्देश दिए। खास बात तो यह है कि हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के तुरंत बाद सुनवाई उधर खत्म हुई नहीं कि रामदेव के यूट्यूब और फेसबुक से उनके जहरीले दुष्प्रचार वाले वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। वीडियो क्या था आपको पता होगा। और 3 अप्रैल को अपना शरबत लॉन्च करते हुए रामदेव ने रूह अफजा, जो 118 साल पुराना शरबत है, जिसे बनाने वाली कंपनी हमदर्द, जिसके मालिकों की धार्मिक पहचान के आधार पर उनके मुसलमान होने की वजह से रूह अफजा बनाने वाली कंपनी को शरबत जिहाद का हिस्सा बताया गया और कहा गया कि कट्टर मुसलमानों का शरबत है। एक तरह से कहा गया इस शरबत को पीना छोड़ो, रामदेव का शरबत पियो। मामला हाईकोर्ट में गया। हमदर्द की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए और हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई, और जो सुनवाई के दौरान जस्टिस अमित बंसल ने जो कुछ कहा बहुत मायने रखता है। और रामदेव की फितरत है अदालत से फटकार खाना, माफी मांगना, झूठी बातें करना, दुष्प्रचार करना, नफरती एजेंडे के साथ अपने प्रोडक्ट को बेचना, कभी एलोपैथी के खिलाफ बोलना, कभी किसी और प्रोडक्ट के खिलाफ बोलना, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़कर माफी मांगना, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दर्जनों अखबारों में विज्ञापन देकर कहना कि हमें माफ कर दो माय लॉर्ड। और आज वही दशा, वही स्थिति हाईकोर्ट में रामदेव के वकील की थी, रामदेव की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईकोर्ट के जज ने यह भी कहा कि रामदेव के बयान को सुनकर मुझे अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पूरे मामले की सुनवाई के लिए अब 1 मई की तारीख मुकर्रर हुई है। लेकिन अब जरा सिलसिलेवार ढंग से पूरे मामले को समझिए। और वो वीडियो जो रामदेव के प्लेटफॉर्म से अब डिलीट किए गए हैं, मेरे पास आर्काइव में है। मैंने कई वीडियो उस पर पहले बनाया और रामदेव उस पर भी तंज कर रहे हैं कि जो लोग रूह अफजा की वकालत कर रहे हैं। तो जरा वो वीडियो भी आगे हम सुनाए, लेकिन पहले अदालत में क्या हुआ और क्यों ये मान लें कि आज के बाद से रामदेव वो बात नहीं कह पाएंगे जो बीते 3 हफ्तों के दौरान लगातार रूह अफजा के खिलाफ करते रहे, जिसकी वजह से हम जैसे लोगों को रूह अफजा बनाने वाली कंपनी हमदर्द की फैक्ट्री में जाना पड़ा। हाईकोर्ट में मुकुल रोहतगी, जो हमदर्द कंपनी है, उसकी तरफ से पेश हुए। मामला संगीन था। उन्होंने कहा हाईकोर्ट में, दिस इज ए केस विच इज शॉकिंग। ये केस बहुत शॉकिंग है और हम सबको लग रहा था शॉकिंग मामला है। विच गोज बियॉन्ड डिस्पैरेजमेंट, जो एक तरह से तिरस्कार या बहिष्कार की तरफ जाता है, उससे आगे जाता है। दिस इज ए केस ऑफ क्रिएटिंग कम्युनल डिवाइड। ये कम्युनल डिवाइड का केस है। अकेन टू हेट स्पीच, एक तरह से हेट स्पीच की तरह है। इट विल नॉट हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉ ऑफ डिफेमेशन। और मुकुल रोहतगी ने और सख्ती से यहां तक कहा सुनवाई के दौरान, ए हार्ड हैंड इज रिक्वायर्ड टू निप दिस ए बट। ए हार्ड हैंड इज रिक्वायर्ड टू निप दिस इन बट। इससे निपटने के लिए सख्त कार्रवाई की जरूरत है, करारे तमाचे की जरूरत है, इसको जड़ से खत्म करने की जरूरत है। और उसके बाद हाईकोर्ट के जस्टिस अमित बंसल ने जवाब तलब के दौरान, जो एडवोकेट थे रामदेव की तरफ से पेश हुए थे, एडवोकेट से जवाब तलब के दौरान ये निर्देश दिया गया कि इस तरह के विज्ञापन किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। और उसके बाद जस्टिस बंसल ने कहा कि कैसे इस तरह का विज्ञापन दिया जा सकता है। और जो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि इट शॉक्स द कॉन्सेंस ऑफ कोर्ट, ये इनडिफेंसिबल है। उसके बाद जस्टिस बंसल ने कहा, ऑल मीडिया वुड बी टेकन डाउन एंड ऑल्सो टू बी अलर्टेड
let an affidavit be also placed on record by Ramdev that he shall not issue any such statements, advertisements in future. उसके बाद रामदेव के वकील ने कहा कि जो भी ऐसे विज्ञापन हैं, चाहे प्रिंट में हो चाहे वीडियो में, उसे विड्रॉ किए जाएंगे और इस तरह का कोई भी रामदेव या पतंजलि की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं कही जाएगी। तब कोर्ट ने कहा कि जो भी कहना है आप एक हलफनामा देकर, एक अंडरटेकिंग देकर कोर्ट को बताइए कि आगे से भविष्य में हमदर्द के खिलाफ, रूह अफ़ज़ा के खिलाफ इस तरह का कोई सोशल मीडिया पोस्ट या इस तरह से कोई बात नहीं कही जाएगी। और उसके बाद अगली सुनवाई की तारीख अब मुकर्रर है। लेकिन आपको पता होगा कि रामदेव ने 3 अप्रैल को अपना शरबत लॉन्च किया। पहले भी मैंने कहा था, शरबत लॉन्च कोई भी कंपनी कर सकती है। कोई भी कंपनी अपने शरबत के प्रचार के लिए कह सकती है सबसे अच्छा शरबत है, इसका स्वाद किसी भी शरबत से बेहतर है, कुछ भी जो मर्जी कहिए। लेकिन ये तरीका रामदेव ने अख्तियार नहीं किया और यही वो करते रहे। रामदेव ने क्या किया, चूंकि रूह अफ़ज़ा इसका नाम है, बनाने वाली कंपनी हमदर्द है, मालिक इसके मुसलमान है, तो आसान तरीका, एक सबसे आसान रूट उन्होंने अख्तियार किया कि शरबत के खिलाफ कुछ ऐसी बात कहो जिसको सनातन मानने वाले लोगों के जहन में नफरती बात कुछ इंजेक्ट करो और कुछ ऐसी बात करो जो मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल देश में बनाया जा रहा है, उसी माहौल में उनके शरबत को फायदा हो जाए और इस शरबत का बहिष्कार हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा, क्या कहा, हालांकि मैं चाहता हूं रामदेव की जुबान से सुनिए और उसके बाद इसी वीडियो में आगे वो भी दिखाऊंगा कि जब मैं उस फैक्ट्री में गया तो मैंने क्या कहा। तो पहला बयान जो 3 अप्रैल को जब उन्होंने वीडियो अपलोड किया, हालांकि ये वीडियो अब डिलीट हो चुका उनके प्लेटफॉर्म से, सुनिए क्या कहा था। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पियेंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते आप, ये शरबत पियेंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। चलो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये शरबत में माने इससे टेस्टी फ्रेशनेस, ऐसे एक घूंट पीते ऐसे लगता है ताजगी, मानो सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा, एनर्जी, फ्रेशनेस आपके भीतर आ गई। रामदेव ने इस वीडियो में कहा, जो पहला दिन जो अपना शरबत लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने नाम नहीं लिया था रूह अफ़ज़ा का, लेकिन उन्होंने कहा ये शरबत जिहाद, जैसे वोट जिहाद, लैंड जिहाद ये होता है, वैसे शरबत जिहाद है। इस शरबत बनाने से जो आमदनी होती है उससे मस्जिद मदरसे बनते हैं। और इस तरह के बयान के बाद बवाल हुआ कि, और सबने समझा कि रूह अफ़ज़ा के खिलाफ ही है, क्योंकि सबसे पुराना शरबत भी यही है, भारतीय बाजार में सबसे अधिक ये बिकता भी है। और जैसा कि मैंने कहा 118 साल पुराना शरबत है, इस पर बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं। उसके बाद जब बहुत बवाल हुआ तो रामदेव की हिम्मत देखी। उसके बाद 4 कदम आगे जाकर योगा करने के दौरान, अब किसी योगशाला में या जहां भी योग शिविर में, फिर से उसके बाद 4 कदम आगे जाकर उन्होंने इससे 4 कदम आगे की बात की और एक तरह से इशारों में इसे आतंकवाद तक से जोड़ दिया। जो शरबत आजादी के पहले इस देश में बनाने वाले लोग इसी देश के चौथी पीढ़ी इस शरबत बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं, जिनसे मैं मिल चुका हूं। और इस शरबत के खिलाफ, अब इस शरबत में चीनी ज्यादा है, कम है, स्वाद अच्छा है, नहीं है, ये सारी बात पीने वाले तय करें। लेकिन आप जब इस हद तक आते हैं तो रामदेव जैसे लोग किस हद तक जाकर दुष्प्रचार कर सकते हैं, किस हद तक नफरती बातें करते हैं, उनका दूसरा वीडियो देखिए। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, वीडियो डिलीट हो गया, अब हमें भी शायद आगे चलाने की जरूरत नहीं पड़े। आज के बाद रामदेव की जुबान बंद रहेगी तो ये वीडियो बेमानी है। लेकिन सुनिए, मैंने एक वीडियो डाल दिया, सबको मिर्ची लगी हुई है। आप 1000 आपको वीडियो मिल जाएंगे स्वामी रामदेव को गाली देने वाले। स्वामी रामदेव ने शरबत जिहाद का एक नया शगुफा छोड़ा। अरे मैंने क्या छोड़ा? ये है ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, बहुत तरह का जिहाद चलाते हैं लोग। मैं नहीं कह रहा हूं, यह हकीकत है। हमदर्द वालों ने कौन सी गौशाला खोली है, कौन सा गुरुकुल खोला है? हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए क्या काम किया बताओ? एक काम बता दो। और हमदर्द से हमारी हमदर्दी है ना ना। अच्छा कुछ तो इतने बेवकूफ, मैं तो रूह अफ़ज़ा पीऊंगा, रामदेव मेरा क्या बिगाड़ेगा? अरे मैं तो क्या बिगाड़ूंगा, तेरा हनुमान जी तेरा थोपड़ा तोड़ेंगे, रुक जा थोड़े। मैं तो रूह अफ़ज़ा पीऊंगा, फिर दूसरा बोला मैं तो साफी भी पीऊंगा, वो साफी उसी का ब्रांड है। बादाम रोगन शरीन भी उन्हीं का ब्रांड है। पहले तो मैंने पोल खोली नहीं थी,
लेकिन मेरे संविधान ने मुझे बोलने का अधिकार दिया है, इसलिए बोलूंगा। पहले तो बोला नहीं था, अब चारों तरफ से ये सारे शत्रु पीछे पड़े हैं, तो अब बोलूंगा कि उनकी इस्लामिक निष्ठा है, उनसे पूछ के देख लो कि इसमें कौन सी गलत बात कह दी मैंने। देखिए, हम तो उदारवादी हैं, हम तो रूह अफ़ज़ा पिएंगे, हम तो मुसलमानों को ताकत देंगे, हम तो हमदर्द वालों को ताकत देंगे, हम तो जिहादियों को ताकत देंगे, और मैं तो और कहूं, हम तो आतंकवादियों को ताकत देंगे। इस वीडियो में रामदेव ने फिर वही सब बातें की और 2 कदम आगे बढ़कर, यही नहीं, रामदेव ने हमदर्द के साथ हिमालय, जो दूसरी आयुर्वेदिक कंपनी है जो हर्बल में और बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाती है, उसको भी टारगेट किया, क्योंकि उसके भी मालिक मुस्लिम है। और यही फितरत है। मैंने पहले वीडियो में कहा कि इस आधार पर तो दर्जनों ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है, सिप्ला से लेकर बहुत सारी फार्मा कंपनी, उसके भी मालिक मुस्लिम है। उस आधार पर जो जीवन रक्षक दवाएं वो भी लेना बंद कर दो। कहीं हॉस्पिटल में पड़े हो, आईसीयू में वेंटिलेटर पर, बंद कर दो कि हम ये सिप्ला की दवा नहीं खाएंगे क्योंकि मालिक मुस्लिम है। लेकिन रामदेव को तो यही करना है, प्रचार इसी ढंग से करना है, और इसी ढंग से देश में माहौल बनाया जा रहा था। आखिरकार हमदर्द को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और इस बीच ये भी दुष्प्रचार समय समय पर होता है, फिर हो रहा था कि हमदर्द में काम करने वाले लोग मुसलमान हैं, वहाँ हिंदुओं को नौकरी नहीं मिलती। इस पर भी मैंने बात की, उसका वीडियो आगे दिखाऊंगा। उससे पहले चूंकि ये आरोप लगाया कि हमदर्द बनाने वाली कंपनी को जो फायदा होता है, मुनाफा होता है, उससे मस्जिद और मदरसे बनते हैं। अगर तुम चाहते हो गुरुकुल बने, अगर चाहते हो शिक्षा में खर्च हो, अगर सनातन धर्म का फायदा हो, गौशाला बने, तो हमारा शरबत पियो। हालांकि वो शरबत पीकर या उनके प्रोडक्ट खरीद कर रामदेव बीते 10 सालों में 50,000 करोड़ के आदमी हो गए, हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया, यही सब कहते हुए। यह अलग बात है कि उनके प्रोडक्ट को लेकर दर्जनों बार मामला अदालत तक गया है, उनके प्रोडक्ट को लेकर सवाल उठे, उनके प्रोडक्ट कई बार फेल हुए, उस पर विस्तार से मैं पहले वीडियो में बात कर चुका। और जिस तरह से कोविड काल में कोरोनिल को लेकर या कोविड काल में एलोपैथिक को खारिज करने को लेकर आयुर्वेद अपनी दवाओं के प्रचार के चक्कर में एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ दुष्प्रचार करके रामदेव निशाने पर भी रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और तब उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। देश भर के जो डॉक्टर्स थे वो उनके खिलाफ, आईएमए तक सब उनके खिलाफ आंदोलित था, उन्हें माफी मांगनी पड़ी क्योंकि एक तरह से दुष्प्रचार था। और कई बार अपने प्रोडक्ट के दुष्प्रचार में इस हद तक गए कि उनके दुष्प्रचार के हिसाब से वो प्रोडक्ट, वो दवा कोई खा ले तो वो आदमी जो ठीक होने वाला होगा वो पता नहीं कहाँ किस अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाए। क्योंकि कई बार एलोपैथी की ज़रूरत होती है, चिकित्सा के लिए ज़रूरी रिक्वायर्ड दवा, मेडिसिन की ज़रूरत होती है, बजाय इसकी हर बात में कहो कि हमारी दवा पी लो और इसी से ठीक हो जाओ। कोविड में वैक्सीन के लिए दुनिया संघर्ष कर रही थी, रामदेव ने कोरोनिल लॉन्च किया था, वो भी विवाद है। खैर, तो मैंने पूछा जो उनके मालिक हैं उनसे, हामिद साहब हैं अभी जो मालिक हैं, हामिद अहमद, अगर नाम ठीक से याद आ रहा है, उनसे पूछा कि आप पर यह आरोप लगता है, हालांकि एक संजीदगी थी, फैक्ट्री में घूमते हुए, प्लांट में घूमते हुए जो मानेसर में है, कभी भी उन्होंने रामदेव के खिलाफ या रामदेव के नफरती दुष्प्रचार के खिलाफ कोई तीखी बातें नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक बात बताई कि हमारा जो फायदा है, मुनाफा है, या जो हम कमाते हैं 85% चैरिटी में खर्च करते हैं। और भी कुछ बातें उन्होंने कही, मैं चाहता हूं उनसे बातचीत का वह हिस्सा भी सुनिए। ये वक्फ की बात, जैसे ये भी 3-4 दिन से ये एक ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये वक्फ है और इसके जो प्रॉफिट हैं वो वक्फ प्रॉफिट की तरफ है। ये थोड़ा सा बताइए समझाने के लिए। So 1947 में हमारे ग्रैंडफादर ने इसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन 1956 में इंडियन गवर्नमेंट एक वक्फ एक्ट लेके आई। हमारा डिक्लेयर हो गया था वक्फ से पहले, लेकिन ऐसा कुछ साल चलता रहा। लेकिन कुछ वक्फ का बोर्ड का इंटरफेरेंस हमारी कंपनी पे ज्यादा हुआ। 1972 में हमारे दादा हकीम अब्दुल हमीद साहब ने वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट एक केस डाला, जिसका डिसीजन 2011 में आया, 2011 में आया दिल्ली हाई कोर्ट से, दैट हमदर्द इज नॉट अ वक्फ अंडर द वक्फ एक्ट। ओके, सो उसके बाद से हमने ट्रस्ट डिक्लेयर किया इसको, और जो जैसे काम करते आ रहे थे, जो एक और बात मैं ये बता दूं कि रूह अफ़ज़ा का जितने भी प्रॉफिट होता है उसका 85% चैरिटी में जाता है। और उसके उस अमाउंट से हमने स्कूल्स बनाए हैं, यूनिवर्सिटी बनाई है, 85% चैरिटी, 85% प्रॉफिट का। ओके, और उसका स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाया है, कल्चरल इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं। लेकिन कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के अंदर ऐसा कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, और ना ही कोई ऐसी कोई रिलीजियस एक्टिविटी। तो जो आपने चैरिटेबल काम किए हैं, जो इंस्टीट्यूट्स बनाए, उसमें क्या क्या है जरा समझाने। तो एक यूनिवर्सिटी है जामिया हमदर्द के नाम से, दिल्ली में ये है, 92 एकड़ कैंपस में है, और उसमें
फार्मेसी कॉलेज है जो नंबर 1 इंडिया का माना जाता है कई सालों से। उससे बच्चे पढ़ के और बाहर चले जाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और यूनानी कोर्स है, एक साइंस बेस्ड कोर्स है, इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं। अभी हाल के अंदर हमने मैनेजमेंट कोर्सेज और लीगल लॉ के कोर्सेज स्टार्ट करे हुए हैं। और खास बात, चूंकि ये दुष्प्रचार लगातार कई सालों से हमदर्द के खिलाफ होता है कि हमदर्द में सिर्फ मुसलमानों को नौकरी मिलती है, हिंदुओं को नो एंट्री है, तो मैं वहाँ कुछ ऐसे सीनियर मुलाजिम से मिला, स्टाफ से मिला हमदर्द के, जो हिंदू है और टॉप मैनेजमेंट पर है, टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा है। उन्हीं की जिम्मेदारी है शरबत के प्रोडक्ट की मॉनिटरिंग, इनका प्रोडक्शन, इनका डिस्ट्रीब्यूशन। तो उनसे भी एक बार मिलिए। मेरा नाम शैलेश तिवारी है। मैं यहाँ पे एज ए चीफ ऑफ प्लांट ऑपरेशन काम कर रहा हूँ पिछले 11 सालों से। शैलेश तिवारी हैं, चीफ ऑफ ऑपरेशन प्लांट काम कर रहे हैं 11 साल से। नाम पर गौर कीजिए। ये सब तो आप लोग भी सुनते होंगे, सब दुष्प्रचार होता है जी। सोशल मीडिया पर लगातार। मैंने 4 दिन पहले वीडियो बनाया, मेरे को 50 लोग लिख रहे हैं कि वहाँ तो हिंदुओं की एंट्री नहीं है, सिर्फ मुस्लिम एम्प्लॉय होते हैं। और आप कितने साल से आपने बताया? हम पिछले 11 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ एज ए प्लांट हेड एंड चीफ ऑफ प्लांट ऑपरेशन। और यहाँ पे इस तरह की कोई भी ना तो भावना है, पूरे टॉप मैनेजमेंट से लेके नीचे तक ऐसा कोई संदेश नहीं है कि एक वर्ग विशेष को ही यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दी जाए या हम कोई कार्यविधि में उनको ये भागीदारी न रखें। यहाँ पे सभी को समान तरीके से रखा जाता है। इवन जितने टॉप रैंक के लोग यहाँ पे हैं प्लांट की देखरेख में, वो सारे हिंदू हैं। बहुत ही लोग हैं, अगर हम पूरी स्ट्रेंथ को देखें तो इसमें आपको 60% तक आपको हिंदू मिल जाएंगे। सुन रहे हैं गौर से? नाम डॉक्टर संजीव त्रिपाठी है और मैं यहाँ 4 साल से क्वालिटी डिपार्टमेंट देख रहा हूँ। संजीव त्रिपाठी हैं, 4 साल से क्वालिटी यहाँ क्वालिटी डिपार्टमेंट में 4 साल से हो शायद। हाँ जी, हाँ जी। आपको कभी ये फीलिंग हुई? नहीं, मुझे तो कभी फील नहीं हुआ। और यहाँ पे जो भी सिलेक्शंस होता है वो मेरिट बेस पे सिलेक्शन है, तो उसमें ऐसा कोई भी पार्शियलिटी नहीं है किसी बेसिस पे। जो मेरिट में अचीव करता है उसका ही सिलेक्शन होता है। आप यहाँ के पहले कहाँ काम करते थे? इससे पहले मैं डाबर इंडिया में था। ओके। और ये मेरी दूसरी पारी है यहाँ पे हमदर्द के अंदर। मैं पहले भी 2008 से लेके 2012 तक काम कर चुका हूँ इस ऑर्गेनाइजेशंस में। और दोबारा आने का कारण यही था कि यहाँ पे जो माहौल है, जो ऊपर से फ्रीडम है काम करने के लिए, मुझे लगता है और ऑर्गेनाइजेशंस की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। अब ये बहुत अहम बात कही है संजीव त्रिपाठी। नाम सचिन है और मैं यहाँ पर रेगुलेटरी एंड R&D डिपार्टमेंट पूरा नाम? सचिन पुंडीर। सचिन पुंडीर, ये मैनेजर हैं रेगुलेटरी एंड R&D डिपार्टमेंट में। सचिन जी, आपको रहते हुए कभी यहाँ फील हुआ भाई आपके पर्व त्यौहार आते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हम हर पर्व त्यौहार को उसी तरह से मनाते हैं, विश्वकर्मा डे और ये, तो जो भी हमारे त्यौहार होते हैं वो हम अपने तरीके से मनाते हैं और यहाँ पर जितने भी पर्व मनाए जाते हैं सारे समान तरीके से मनाए जाते हैं। अब ये बताइए आप क्या करते हो? मेरा नाम पवन है, मैं फिलिंग ऑपरेटर हूँ, फिलिंग मशीन चलाता हूँ। पवन हो आप? अच्छा, क्या करते हो आप? सर फिलिंग ऑपरेटर हूँ, फिलिंग एंड सीलिंग मशीन दोनों देखता हूँ। अच्छा, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। अच्छा, कब से हो यहाँ? मैं सर 2018 से हूँ यहाँ पर। 7 साल हो गए। 7 कहाँ साल के हो रहने वाले हो पवन आप? सर मैं बदायूं के रहने वाला हूँ, यूपी में। बताओ। मिस्टर करण कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी कानपुर का। कानपुर के। तो यहाँ कानपुर के करण कुमार और वो पवन कुमार उधर बदायूं के, 2 लोग यहाँ मिले अभी जो इस मैन्युफैक्चरिंग में है। हालांकि अब उम्मीद करूंगा कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मुझे रूह अफ़ज़ा पर वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमें लगा, बहुत सारे लोगों को लग सकता है प्रचार क्यों कर रहे हैं, ऐसे मेरे खिलाफ भी दुष्प्रचार हो। ये बिल्कुल प्रचार नहीं है। मुझे लगा कि एक प्रोडक्ट को इस आधार पर अगर टारगेट किया जा रहा है कि उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी के मालिक मुसलमान हैं, तो हमें उस प्रोडक्ट के गुणवत्ता पर बात करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस प्रोडक्ट के मालिकों के धर्म के आधार पर उस पर हमला हो तो हमें लगता है बात कहनी चाहिए और वहाँ उनका पक्ष सामने आना चाहिए। और उनके खिलाफ अगर कोई नफरती दुष्प्रचार हो रहा है तो उस दुष्प्रचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इसलिए मैंने रूह अफ़ज़ा पर मुझे लगता है 4था या 5वां या 6ठा जो भी वीडियो बनाया होगा, मुझे लगता है अब इसकी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रामदेव शायद अपनी ज़ुबान बंद करेंगे, इसके अलावा उनके पास अब कोई उपाय नहीं है। इसलिए भी कि एक कोर्ट में जाना ही था। इसके पहले दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने भी भोपाल में थाने में FIR के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अब चूंकि डायरेक्ट कंपनी पहुंच गई हमदर्द, तो अब फाइनल ऑर्डर हाईकोर्ट का 1 तारीख को आना है, 1 मई को। लेकिन देखते हैं
रामदेव अब आगे जो अपने शरबत का प्रचार करते हैं वो क्या कहते हैं, जुबान बंद करते हैं या नहीं, करना ही पड़ेगा। नमस्कार।